अब हम रीनल फिजियोलॉजी को समराइज करेंगे। नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है रीनल कॉर्पसल, जिसके बारे में हम स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। इस पार्ट के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे था जीएफआर। तो जीएफआर की वैल्यू होती है 105 से 125 ml पर मिनट, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ब्लड के आइसोटोनिक होता है। इसकी ऑस्मोलारिटी ब्लड प्लाज्मा के समान होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से वाटर और अधिकांश सॉल्यूट्स प्लाज्मा से फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल या कैप्सुलर स्पेस में एंटर होते हैं। तो यहाँ पे ब्लड सेल्स और बड़ी प्रोटीन्स को छोड़कर जितने भी सॉल्यूट्स हैं, जैसे कि आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सारे के सारे फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट है पीसीटी। जितने भी पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, उसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पीसीटी के द्वारा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो फर्स्ट जो रीअब्जॉर्ब होने वाला सब्सटेंस है वो है वाटर। तो वाटर का 65% रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑस्मोसिस के द्वारा। उसके बाद सोडियम का 65% रीअब्जॉर्प्शन होता है बाय सोडियम पोटेशियम पंप्स, सिम्पोर्टर्स और एंटीपोर्टर्स के द्वारा। पोटेशियम 65% पोटेशियम यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है बाय डिफ्यूजन। ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब होता है बाय सिम्पोर्टर्स एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। अमाइनो एसिड्स 100% रीअब्जॉर्ब होता है बाय सिम्पोर्टर्स एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। 50% क्लोराइड का डिफ्यूजन के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। 80 to 90% बाइकार्बोनेट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यूरिया 50% बाय डिफ्यूजन। कैल्शियम और मैग्नीशियम की वेरिएबल अमाउंट बाय डिफ्यूजन। सीक्रेशन, तो यहाँ पे पहला सीक्रेट होने वाला सब्सटेंस है हाइड्रोजन, जिसका एंटीपोर्टर्स के द्वारा सीक्रेशन होता है। अमोनियम की वेरिएबल अमाउंट का एंटीपोर्टर्स के द्वारा सीक्रेशन होता है यूरिया डिफ्यूजन के द्वारा। क्रिएटिनिन की स्मॉल अमाउंट। तो पीसीटी की एंड में ट्यूबुलर फ्लूइड अभी भी ब्लड के आइसोटोनिक होता है, अभी भी इसकी ऑस्मोलारिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। उसके बाद अगली स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन लूप या लूप ऑफ हेनली, जिसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन 15%। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन खाली डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर होता है, और असेंडिंग लिम्ब का थिक सेगमेंट वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। इसके बाद सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन सिम्पोर्टर के द्वारा किया जाता है। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर। तो 20 to 30% सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, 20 to 30% पोटेशियम और 35% क्लोराइड, और 10 to 20% बाइकार्बोनेट का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम की वेरिएबल अमाउंट का डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे सबसे सीक्रेटेड सब्सटेंस होता है यूरिया, जिसकी वेरिएबल अमाउंट यहाँ पे सीक्रेट होते हैं। और जैसे कि हमने कॉन्सनट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन में पढ़ा था कि यूरिया की रिसाइकलिंग होती है कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया डिफ्यूज होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आएगा। थिक पार्ट असेंडिंग लिम्ब का वो इसके लिए यूरिया के लिए इम्परमिएबल होता है। थिन पार्ट और डिसेंडिंग लिम्ब इसके लिए परमिएबल होते हैं। नेफ्रॉन लूप के एंड में ट्यूबुलर फ्लूइड हाइपोटोनिक हो जाता है, जिसकी ऑस्मोलारिटी 100 to 150 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। इसका रीज़न ये है कि लूप ऑफ हेनली का थिक सेगमेंट सोडियम और क्लोराइड के लिए तो परमिएबल होता है, लेकिन वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है। यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए थिक सेगमेंट के एंड तक ट्यूबुलर फ्लूइड हाइपोटोनिक हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। इसके बाद अर्ली डीसीटी। तो अर्ली डीसीटी पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीटीएच हार्मोन यहाँ पे फंक्शन करता है, जो कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे वाटर का 10 to 15% रीअब्जॉर्प्शन होता है बाय ऑस्मोसिस। सोडियम और क्लोराइड का 5% ईच बाय सिम्पोर्टर। उसके लास्ट पार्ट है लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में दो सेल्स पाई जाती है, प्रिंसिपल सेल्स और इंटरकैलेटेड सेल्स। तो प्रिंसिपल सेल्स, अधिकांश सेल्स प्रिंसिपल सेल्स होती है, और कुछ सेल्स इसमें इंटरकैलेटेड सेल्स होती है। प्रिंसिपल सेल्स सोडियम को रीअब्जॉर्ब करती हैं और पोटेशियम को सीक्रेट करती हैं, जबकि इंटरकैलेटेड सेल्स पोटेशियम और बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करती हैं और हाइड्रोजन को सीक्रेट करती हैं। लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वो पार्ट है जहाँ पे एडीएच हार्मोन फंक्शन करता है,
तो यहाँ पे 5 to 9% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। एडीएच यहाँ पे एक्वापोरिन 2 नाम के वाटर चैनल को इंसर्ट करता है, जिससे प्रिंसिपल सेल की वाटर के लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा 1 to 4% सोडियम का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है बाय सोडियम पोटेशियम पंप्स, और सोडियम चैनल का इंसर्शन होता है बाय एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन को इसी वजह से हम लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि जब ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करता है। इसके बाद अगला है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट की वेरिएबल अमाउंट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कि H+ सीक्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे एंटी पोर्टर वर्क करता है। उसके बाद यूरिया की वेरिएबल अमाउंट यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होती है, और यहाँ पे दूसरा जो इफेक्ट है वो हमने पढ़ा था रिसाइकलिंग, जो कि नेफ्रॉन लूप के अंदर होती है। पोटेशियम और हाइड्रोजन का यहाँ पे सीक्रेशन किया जाता है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि प्रिंसिपल सेल पोटेशियम को सीक्रेट करती है और इंटरकैलेटेड सेल्स हाइड्रोजन को सीक्रेट करती है। यहाँ पे ट्यूबुलर फ्लूइड जो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलेगा उसकी ऑस्मोलारिटी क्या होगी वो डिपेंड करेगा एडीएच के लेवल पे। अगर एडीएच का लेवल लो है तो निकलने वाला फ्लूइड डाइल्यूट होगा, और एडीएच की लेवल अगर हाई है तो निकलने वाला फ्लूइड कॉन्सनट्रेटेड होगा। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस क्लास। थैंक यू सो मच।